हेलो दोस्तों, आज हम लोग भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ एवं राज्यों के संबंध में महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो कृपया इनका ध्यान करें, मनन करें। जिसमें पहला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए, केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांगें बढ़ती रही हैं, और दूसरा इसका कारण है राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। ऊपर दिए गए दोनों वक्तव्यों के दृष्टिगत निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति टैक्स, निखात निधि यानी ट्रेजर्स ट्रव। तो इसमें है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में कौन सी संविधानेतर और विधितर संस्था या संस्थाएं हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद, राज्यपाल सम्मेलन या आंचलिक परिषदें या फिर अंतर्राज्यीय परिषद। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो प्रश्न संख्या ये 3 है, इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला व दूसरा बिंदु यहाँ पर सही दिया गया है। पहला है कि राष्ट्रीय विकास परिषद और दूसरा राज्यपाल सम्मेलन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 13। अगला प्रश्न है, संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधानों को वित्तीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है, राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है, या किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है, अथवा मात्र राज्यों की विधायिकाओं के बहुमत की सहमति से ही निलंबित किया जा सकता है? तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है। संघ एवं राज्यों के बीच जो टैक्स का विभाजन संबंधी प्रावधान है, तो ऐसे प्रावधानों को राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है संविधान द्वारा, संसदीय कानून द्वारा या सरकारी संकल्प द्वारा अथवा राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा? तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संसदीय कानून द्वारा क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है, संसदीय कानून द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अंतर्राज्यीय पानी के झगड़ों में केंद्रीय संसद के अधिनिर्णय की शक्ति भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262 और अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956, नदी बोर्ड्स एक्ट 1970, राष्ट्रीय जल नीति 1987। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी, नदी बोर्ड्स एक्ट 1970। ये यहाँ पर सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को संघीय सरकार को दिया है, राज्य सरकारों को दिया है, या संघीय तथा राज्य सरकार दोनों को दिया है, अथवा न संघीय न ही राज्य सरकारों को दिया है? तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, संघीय सरकार को दिया है। क्या भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को?
अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। सभी राज्यों की सहमति से, बहुसंख्यक राज्यों की सहमति से अथवा संबंधित राज्यों की सहमति से या बिना किसी राज्यों की सहमति से। तो इसमें सही उत्तर होगा विकल्प बी, बहुसंख्यक राज्यों की सहमति से। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में वित्तीय सौदों पर स्टाम्प शुल्क राज्य सरकार द्वारा लगाया व वसूल किया जाता है। और दूसरा कथन है, इसका विनियोजन संघ सरकार द्वारा किया जाता है। इन कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, दोनों में से कोई भी कथन यहाँ पर सही नहीं है। अगला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत है क्या संवैधानिक संसदीय कानून या योजना आयोग की अनुशंसा या फिर मुख्यमंत्री सम्मेलन द्वारा स्वीकृत संकल्प? तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, संवैधानिक। अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत क्या है? तो वो है संवैधानिक। अगला प्रश्न है, संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। कथन है, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु या संबंधित राज्य की सहमति से अथवा राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में या फिर राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव हेतु प्रस्ताव पारित करें। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, सभी चारों। यानी जो ये 4 कथन यहाँ पर दिए गए हैं ये पूर्णतया सही हैं। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संबंधित राज्य की सहमति से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में और राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित करे। तो इसमें उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी चारों विकल्प यहाँ पर सही दिए गए हैं। भारतीय संसद राज्य सूची के विषयों पर विधायन नहीं कर सकती जब तक भारत का राष्ट्रपति उसे ऐसा करने का निर्देश न दे। दूसरा है, राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है। और तीसरा है, विधानसभा का अध्यक्ष यह प्रमाणित करे कि ऐसा विधायन आवश्यक है, राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। तो उपरोक्त कथनों पर विचार करते हुए अधोलिखित कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, दूसरा तथा चौथा बिंदु यहाँ पर सही है। दूसरा क्या कहता है कि राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है। और चौथा कथन है, राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। प्रश्न क्या था? भारतीय संसद राज्य सूची के विषयों पर विधायन नहीं कर सकती जब तक राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है कि और राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। ये दूसरा चौथा कथन ऑप्शन डी में दिया गया है, ये यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत के केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं संविधान के प्रावधानों से, नियोजन प्रक्रिया से या राजनीतिक हितों के अंतर्विरोध से अथवा हुक्म चलाने की इच्छा की प्रबलता से। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? अनुच्छेद 262 के अनुसार, अनुच्छेद 263 के अनुसार या अनुच्छेद 264 के अनुसार अथवा अनुच्छेद 265 के अनुसार। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन बी,
अनुच्छेद 263 के अनुसार ऐसा प्रावधान करता है। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर या बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सभी चारों, यानी इन सभी चारों बिंदुओं पर निर्भर करते हैं भारत में केंद्र व राज्य के संबंध। पहला है संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, तीसरा है न्यायिक व्याख्याओं पर और चौथा बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। ये सभी भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है भारत की आकस्मिकता निधि में या लोक लेखे में या भारत की संचित निधि में अथवा निक्षेप तथा अग्रिम निधि में। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भारत की संचित निधि में ऐसा राजस्व जमा होता है। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्युनिसिपल संबंध कहा गया है? विधायन के क्षेत्र में, राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में या वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में अथवा प्रशासनिक क्षेत्रक में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण प्रसंग में या योजना प्रक्रम में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। अगला प्रश्न है, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया 24वें संशोधन द्वारा या 25वें संशोधन द्वारा या फिर 42वें संशोधन द्वारा अथवा 44वें संशोधन द्वारा। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 42वें संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची के विषय से हटाकर उसे समवर्ती सूची में ट्रांसफर कर दिया गया है। 42वें संशोधन द्वारा, जो कि 1976 में लाया गया था। अगला प्रश्न है, केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है 5वीं अनुसूची में, 6ठी अनुसूची में या 7वीं अनुसूची में अथवा 8वीं अनुसूची में। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया गया है 7वीं अनुसूची में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सरकारिया आयोग ने निम्नलिखित के संबंध में संस्तुतियां दी हैं आपात उपबंध के संबंध में या पंचायतों के संबंध में या फिर नगरीय शासन के संबंध में अथवा केंद्र राज्य संबंध में। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केंद्र व राज्य के संबंधों के विषय में सरकारिया आयोग ने संस्तुतियां दी थीं। अगला प्रश्न है, झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ? 8 अगस्त 1993 को या फिर 8 अगस्त 1995 को अथवा 8 अगस्त 1994 को या फिर 8 अगस्त 1996 को। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, 8 अगस्त 1995 को। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन हुआ था कब? 8 अगस्त 1995 को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? भाग 10 में, भाग 11 में या भाग 12 में या भाग 13 में? तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भाग 11 के अंतर्गत भारतीय संविधान में केंद्र राज्य संबंधों को दर्शाया गया है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? कृषि, पुलिस, रक्षा या फिर शिक्षा, एजुकेशन। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, शिक्षा। इसको समवर्ती सूची में रखा गया है। किसको? शिक्षा को। ऑप्शन बी इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस प्रावधान अनुच्छेद में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है? अनुच्छेद 265 में, अनुच्छेद 300 में या अनुच्छेद 266 में अथवा अनुच्छेद 368 में? तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 265 में। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट दिया है और सूची सेकंड, इनका सुमेलन करना है। केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट विषय, ये कुछ तथ्य दिए गए हैं इनके अंतर्गत कि कौन सा किस से संबंधित विषय है। तो इसमें कूट के माध्यम से उत्तर बताना है। तो प्रश्न संख्या 26 में विकल्प ए, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तीसरा, पहला, चौथा और दूसरा। केंद्र सूची के अंतर्गत जनगणना को रखा गया है और राज्य सूची के अंतर्गत पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था को रखा गया है और समवर्ती सूची के अंतर्गत बिंदु ऑप्शन डी वाला जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन को रखा गया है। अवशिष्ट विषय के अंतर्गत अंतरिक्ष अनुसंधान को रखा गया है। तो यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा प्रश्न संख्या 26 में। अगला प्रश्न है, विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान की निम्न अनुसूचियों में से किस एक में है? छठी अनुसूची में, सातवीं अनुसूची में अथवा आठवीं अनुसूची में या फिर 9वीं अनुसूची में? तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, 7वीं अनुसूची में रखा गया है। विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान की अनुसूची 7 में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? पुलिस, आपराधिक मामले, रेडियो एवं दूरदर्शन या वैदेशिक मामले? तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आपराधिक मामले। ये समवर्ती सूची का विषय है, आपराधिक मामले। केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? अनुच्छेद 4 तथा 5, अनुच्छेद 56 तथा 57, अनुच्छेद 141 तथा 142 या अनुच्छेद 245 तथा 246? तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 245 तथा 246। केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत के संविधान में 3 सूचियों के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए हैं, जो अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं। अनुच्छेद 245 तथा 246 यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं उल्लिखित हैं? संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में या फिर अवशिष्ट सूची में? तो ये हो जाएगा इसमें उत्तर ऑप्शन सी, समवर्ती सूची में। केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं किस सूची में? समवर्ती सूची के विषयों में जो तथ्य दिए गए हैं, विषय दिए गए हैं, उनमें कानून बना सकती हैं केंद्र व राज्य दोनों। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है
राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों से, लोकसभा के विघटन से, या संसद की प्रशासनिक शक्तियों से, या राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है ऑप्शन डी से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें सन्निहित हैं? राष्ट्रपति में, राज्य में, या केंद्रीय मंत्रिमंडल में, अथवा संसद में? तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, संसद में। भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? विषय दिए गए हैं और दूसरी सूची में सूचियां दी गई हैं। 1 समवर्ती सूची, शेयर बाजार समवर्ती सूची दिया गया है। डाकघर बचत बैंक संघीय सूची के अंतर्गत रखा गया है क्या? जन स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है क्या? तो यहाँ पे बताना है। 33 नंबर प्रश्न है ये। इसमें सही विकल्प हो जाएगा प्रश्नानुसार ऑप्शन बी, शेयर बाजार समवर्ती सूची। ये यहाँ पर सुमेलित नहीं है, शेयर बाजार समवर्ती सूची का विषय नहीं है। तो ये किसका है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि शेयर बाजार किस सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकारों को कृषि आयकर कौन समनुदेशित करता है? वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, या भारत का संविधान? इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत का संविधान। राज्य सरकारों को कृषि आयकर कौन समनुदेशित करता है? ये करता है भारत का संविधान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वित्त आयोग का कार्य नहीं है? आयकर विभाजन, उत्पादन शुल्क विभाजन, सहायतार्थ अनुदान निर्धारण, व्यापार कर का विभाजन? तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, व्यापार कर का विभाजन। भारत में वित्त आयोग का कार्य नहीं है क्या करना? व्यापार टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन या उसका बंटवारा या विभाजन करना भारत में वित्त आयोग का कार्य नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का एक चेयरमैन होता है और 7 अन्य सदस्य या 5 अन्य सदस्य अथवा 4 अन्य सदस्य या अन्य इतने सदस्य जितने समय में पर राष्ट्रपति निर्णीत करें। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 4 अन्य सदस्य। वित्त आयोग का एक चेयरमैन होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये कि वित्त आयोग में चेयरमैन को मिलाकर कितने लोग होते हैं? तो इसमें कुल 5 लोग होते हैं, जिसमें एक चेयरमैन होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग राष्ट्रपति को संस्तुति भेजने में मुख्य रूप से संबंधित है राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांत से, या राज्यों एवं केंद्र के बीच करों के बंटवारे से, या ना तो पहला विकल्प और ना तो दूसरा विकल्प बी, या विकल्प ए तथा विकल्प बी दोनों से संबंधित है। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी। डी में है कि ए तथा बी दोनों से वित्त आयोग राष्ट्रपति को संस्तुति भेजने में मुख्य रूप से संबंधित है राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांत से तथा राज्यों एवं केंद्र के बीच टैक्सेस के बंटवारे से। यानी ये दोनों तथ्य इससे संबंधित हैं। यहाँ पर विकल्प डी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में शेयर बाजार तथा फ्यूचर्स बाजार में हुई लेन देन पर टैक्स संघ द्वारा लगाए जाते हैं या राज्यों द्वारा
एकत्रित किए जाते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं? 38 में सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, केवल पहला कथन यहाँ पर सही है कि भारत में शेयर बाजार तथा फ्यूचर्स बाजार में हुई लेन देन पर टैक्स संघ द्वारा लगाए जाते हैं। तो ये विकल्प ए यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में से राज्यों को सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, केंद्रीय वित्त मंत्रालय या लोक लेखा समिति? तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है? वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय काउंसिल, केंद्रीय वित्त मंत्रालय या फिर योजना आयोग? अब योजना आयोग वर्तमान में चलन में नहीं है, इसके स्थान पर अब आपको बताना चाहेंगे कि वर्तमान सरकार के द्वारा इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। तो यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न में सही विकल्प हो जाएगा वित्त आयोग। निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है? तो वो है ऑप्शन ए, वित्त आयोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करता है? राष्ट्रीय एकीकरण परिषद, वित्त आयोग या राष्ट्रीय विकास परिषद या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं? तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला प्रश्न है, भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है राज्यों के बीच वित्त से, राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से और केंद्र एवं स्वशासित सरकारों के बीच वित्त से या इनमें से कोई नहीं? वित्त से यहाँ पर हमारा आशय फाइनेंस से है। अगला प्रश्न है 42 नंबर प्रश्न में सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से या फाइनेंस से। भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से। अगला प्रश्न है, केंद्र एवं राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मूल सिद्धांत को निरूपित करेगी? योजना आयोग या राष्ट्रीय विकास परिषद या फिर वित्त आयोग या फिर केंद्रीय वित्त मंत्रालय? तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में भूमिका कौन निभाता है? सचिव वित्त मंत्रालय, सचिव योजना मंत्रालय या फिर सचिव योजना आयोग या सचिव वित्त आयोग? तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, सचिव योजना आयोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर या भारत का प्रधानमंत्री या फिर संघीय वित्त मंत्री यानी केंद्र का फाइनेंस मिनिस्टर? तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भारत का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, सामान्य रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है राज्यों की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए या केंद्रीय सरकार की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए या फिर केंद्रीय सरकार के
वित्तीय संसाधन निर्धारित करने के लिए अथवा केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए सामान्य रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? संघ लोक सेवा आयोग या फिर वित्त आयोग अथवा योजना आयोग या फिर चुनाव आयोग। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, योजना आयोग, जिसे अब हटा दिया, इसको समाप्त कर दिया गया है। 47 में सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, योजना आयोग संवैधानिक निकाय नहीं था। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रेस काउंसिल एक वैधानिक संस्था है या अर्ध न्यायिक वैधानिक संस्था है या फिर न्यायिक संस्था है अथवा परामर्शी संस्था है? तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, अर्ध न्यायिक वैधानिक संस्था है। भारतीय प्रेस काउंसिल अर्ध न्यायिक वैधानिक संस्था है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? वह अवसंरचना विकास हेतु विदेशी पूंजी अंतर प्रवाह प्रोत्साहित करता है। वह सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में समुचित वित्त वितरण को सुगम बनाता है या वह वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। और ऑप्शन डी कहता है कि इस संदर्भ में उपर्युक्त जो कथन ए, बी व सी दिए गए हैं, इन कथनों में से कोई भी सही नहीं है। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई भी कथन यहाँ पर सही नहीं दिया गया है प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या था? भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन सही है? तो इसमें कोई भी कथन सही नहीं दिया गया है, ऑप्शन डी यहाँ पे उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए एम खुसरो, के सी पंत, मोंटेक सिंह अहलूवालिया या सी रंगराजन? तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सी रंगराजन 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अब आपको वर्तमान में कौन से वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है, जिससे आपको वो याद रहेगा। अगला प्रश्न है, संविधान लागू होने के पश्चात अब तक कितने वित्तीय आयोग बनाए जा चुके हैं? 10, 8, 9 या फिर 13? तो इसमें सही विकल्प है प्रश्नानुसार 13। संविधान लागू होने के बाद अब तक कितने वित्तीय आयोग बनाए जा चुके हैं? तो ये प्रश्न पुराना है और इसको आपको अपडेट करना है। इसमें अब तक के कितने वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं, ये आप करंट अफेयर्स में देख सकते हैं। अपडेट हो जाइएगा इससे। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक तीसरे वर्ष या दूसरे वर्ष या 5वें वर्ष या फिर चौथे वर्ष? तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, 5वें वर्ष, यानी प्रत्येक 5 वर्ष बाद वित्त आयोग का गठन किया जाता है। पिछला वित्त आयोग जो गठित किया गया था वो सन 2015 से लेकर 2020 तक चला था। अभी जो कार्यकाल चल रहा है इसके अध्यक्ष आपको बताना है और ये सन 2020 से 25 तक चलेगा। योजना आयोग की स्थापना की गई कब या किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करके या संसद द्वारा एक कानून बनाकर या संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन सी,
संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके योजना आयोग की स्थापना की गई थी, जिसको अब समाप्त कर दिया गया है। अब इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है? निर्वाचन आयोग या वित्त आयोग अथवा अंतर्राज्यीय परिषद या फिर योजना आयोग? तो ये है ऑप्शन डी, योजना आयोग। ये संविधान का अंग नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? भारतीय योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णयन संस्था योजना आयोग है। या योजना आयोग का सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव भी होता है। या भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता करता है। तो इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है, सही नहीं है? तो वो है ऑप्शन बी, भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णयन संस्था योजना आयोग है। तो ये कथन यहाँ पर सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है, योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम के महत्व का दर्जा दिया गया। कब? भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान, या सुप्रीम कोर्ट के जज के समान, या संसदीय समिति के अध्यक्ष के समान, अथवा भारत सरकार के सचिव के बराबर या समान? तो इसमें प्रश्न संख्या 56 में कहा गया है, योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम से महत्व का दर्जा दिया गया है। किसके बराबर? भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के बराबर। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध है पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से, ग्राम विकास योजनाओं के क्रियान्वयन से, या विकास परियोजनाओं के निर्माण से, अथवा केंद्र तथा राज्य के वित्तीय संबंधों से? तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से संबंध है राष्ट्रीय विकास परिषद का। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? एम विश्वेश्वरैया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पीसी महालनोबिस, जॉन मथाई? तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। निम्न में से कौन संविधानेतर संस्था है या संविधान से हटकर अलग प्रकार की संस्था है जिसका विवरण संविधान में नहीं दिया गया है? संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, या योजना आयोग, अथवा चुनाव आयोग? तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, योजना आयोग। एक प्रकार की संविधानेतर संस्था है या संविधान से अलग संस्था है योजना आयोग। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं कौन? राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, उपराष्ट्रपति, प्रश्न है, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं कौन? राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, उपराष्ट्रपति, या प्रधानमंत्री? तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं या होते थे। योजना आयोग क्योंकि अब बदल दिया गया है तो इसमें प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते थे। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी राष्ट्रीय योजना की उन्नति पर चर्चा करती है, राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के उपाय सुझाती है, और तीसरा कथन है, राष्ट्रीय योजना निर्माण हेतु दिशा निर्देश प्रदान करती है और योजना में धन आवंटन सुझाती है। तो इसका उत्तर हमें कूट के माध्यम से देना है, जिसमें कुछ कूट नीचे दिए गए हैं प्रश्न संख्या 61 में। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पहला, दूसरा तथा तीसरा कथन यहाँ पर सही दिया गया है। पहला, दूसरा, तीसरा
जो कि ऑप्शन ए में है। राष्ट्रीय विकास परिषद राष्ट्रीय योजना की उन्नति पर चर्चा करती है, ये कथन सही है। दूसरा भी सही है। राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के उपाय सुझाती है, ये भी सही है। और राष्ट्रीय योजना निर्माण हेतु दिशा निर्देश प्रदान करती है, तो ये कथन भी यहाँ पर सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है या किसके बराबर होता है? उपराष्ट्रपति के, राज्य मंत्री के या कैबिनेट मंत्री के अथवा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के? तो ये होता है कैबिनेट मंत्री के बराबर। योजना आयोग का उपाध्यक्ष कैबिनेट मंत्री के बराबर का स्तर रखता है। अगला प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 10 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को या 16 मार्च 1951 को, तो या 20 मार्च 1950 को? तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 15 मार्च 1950 को। 63 में ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि योजना आयोग को समाप्त कब किया गया था और इसका नाम परिवर्तित करके नीति आयोग कब बनाया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करता है? राष्ट्रीय एकीकरण परिषद, वित्त आयोग या राष्ट्रीय विकास परिषद या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं? तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन सी राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच एक समन्वयकर्ता की भूमिका निभाता है। कौन? राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है और ये हमारा आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है। तो प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? भारत के योजना आयोग का उपाध्यक्ष, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का वित्त मंत्री या भारत का उपराष्ट्रपति? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता भारत का प्रधानमंत्री करता है। इसी उपरोक्त श्रृंखला का ही यहाँ पे उत्तर माला हम लेकर आए हैं। इसका आप उपरोक्त प्रश्नों का मिलान इससे कर सकते हैं। यदि हमारा चैनल KDGS पॉइंट अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को भी शेयर कर दें, जिससे हमारे वीडियो की जानकारी उन तक भी पहुंच सके। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।